Hello everyone, welcome to Let's Crack Judiciary Exams. So this is Vishwani Bansal. Before I start with the important topics of CPC for Punjab Judiciary Mains Exam, कुछ important topics हम discuss करेंगे आज के lecture में. So before that, there is a good news for all of you. That is आप unlimited access ले सकते हो जुडिशरी की क्लासेस का अनअकैडमी के ऊपर जो कि पेड क्लासेस हैं एट जस्ट ₹49 पे करके आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल सकता है. जितने फीचर्स हैं आप जो है सब्सक्रिप्शन के वो 7 डेज के लिए फ्री में एंजॉय कर सकते हो एट ओनली ₹49. यू कैन गेट एक्सेस टू लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. आप इसको कैसे अवेल कर सकते हो? यू कैन जस्ट यूज दिस कोड. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इसको स्कैन कर लेना, ठीक है. एंड यू कैन जस्ट यूज दिस कोड. आप इस कोड को यूज कर सकते हो एंड यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल द क्लासेस. So apart from this, there is rank enhancement program for UP Judiciary Mains Exam. पहले 50 सब्सक्राइबर्स के लिए ये सिर्फ 7000 पे अवेलेबल है 6999 पे बाय यूजिंग दिस कोड. अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो ये सिर्फ आपको 6999 पे मिलेगा. So apart from this, there is Punjab Judiciary Mains के लिए this is only for 5999. by using this code आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हो. So number of things are going on. You can just आप जो है इसको this is comprehensive batch. अगर आपको ट्रायल अच्छा लगा then you can go further for the judiciary subscription. So let's start with the order 32, that is suits by or against minors and person of unsound mind. So this is very important order regarding your mains exam के लिए बहुत important है. पंजाब जुडिशरी के लिए आपको डायरेक्टली इसका प्रोसीजर आ जाता है, ठीक है. सो विल डिस्कस दिस ऑर्डर. ऑर्डर 32 सबसे पहले अगर आपको आता है व्हाट इज द प्रोसीजर रिगार्डिंग सूट इज टू बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट माइनर या फिर बाय माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. सो कोई भी सूट है जो अगर माइनर ने इंस्टीट्यूट करना है देन दैट विल बी इंस्टीट्यूटेड बाय अ पर्सन जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर. माइनर खुद जो है सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता. ही कैन फाइल ए सूट थ्रू द नेक्स्ट फ्रेंड. अगर कोई सूट है वो इंस्टीट्यूट किया गया बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर बिना नेक्स्ट फ्रेंड के किया गया तो डिफेंडेंट जो है अप्लाई कर सकता है टू हैव द प्लेन टेकन ऑफ द फाइल एंड जो कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेंगी प्लीडर को या फिर किसी और पर्सन को टू होम बाय होम इट वाज प्रेजेंटेड, जिसने उस पिटीशन को जो है प्रेजेंट किया है, उस एप्लीकेशन को उस सूट को इंस्टीट्यूट किया है. सो दिस फर्दर सेज दैट कि अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ है माइनर के बिहाफ पे, अगर कोई नेक्स्ट फ्रेंड ने किया है तो कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द सूट पे द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन या फिर एप्लीकेशन पे डिफेंडेंट की रीजंस को रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट जो है नेक्स्ट फ्रेंड को बोल सकता है कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाओ, कॉस्ट जो भी कॉस्ट इंकर होंगी या लाइकली टू बी इंकर्ड बाय द डिफेंडेंट. सो दिस इज इन द फेवर ऑफ द डिफेंडेंट सो दैट कि वेग प्रोसीडिंग या वेग सूट जो है वो ना फाइल करे दैट इज नेक्स्ट फ्रेंड. सो दैट्स व्हाई दिस इज गिवन कि अगर सूट इंस्टीट्यूट किया है माइनर के बिहाफ में नेक्स्ट फ्रेंड, कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द सूट पे कोर्ट बोल सकता है नेक्स्ट फ्रेंड को कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाओ. तो गार्जियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट. सो अगर डिफेंडेंट माइनर है तो उसके लिए गार्जियन एक प्रॉपर पर्सन अपॉइंट किया जाता है. अगर सूट इंस्टीट्यूट करना है माइनर ने तो उसके लिए नेक्स्ट फ्रेंड. अगर डिफेंडेंट है माइनर तो एंड कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है ऑन बीइंग ऑफ हिज माइनॉरिटी तो वो प्रॉपर पर्सन को अपॉइंट कर देगी जो कि गार्जियन होगा. Further, the important thing is in this is कि this is very important, decree against minor not to be set aside unless prejudice has been caused to his interest. ये कहता है कि कोई भी डिक्री है अगर माइनर के अगेंस्ट, ठीक है, वो कोर्ट पास कर दी एंड इस ग्राउंड के ऊपर कि वो बिना नेक्स्ट फ्रेंड के हुई है या गार्जियन ऑफ द सूट की कि नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन ऑफ द सूट का इंटरेस्ट था सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में, ठीक है. इस बेसिस के ऊपर मियरली इस ग्राउंड के ऊपर जो है उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता. दिस इज नो डिक्री अगेंस्ट पास्ड अगेंस्ट अ माइनर शेल बी सेट असाइड मियरली ऑन द ग्राउंड दैट द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट ऑफ द माइनर हैड एन इंटरेस्ट कि उसका इंटरेस्ट था सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में दैट इज एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर. But the fact that by reasons of such adverse interest of the next friend or guardian for that suit, prejudice has been caused to the interest of the minor shall be the ground for setting aside the decree.
ठीक है, कि प्रीजुडिस कॉज हुआ है, ठीक है, माइनर के इंटरेस्ट को, दैट इज, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर अगर प्रीजुडिस कॉज हुआ है तो ग्राउंड बन सकता है सेट असाइड करने के, पर मियरली इस ग्राउंड के ऊपर की एडवर्स इंटरेस्ट था उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता अगर कोई भी डिग्री पास हो जाती है ऑन दिस ग्राउंड। कौन अब एक नेक्स्ट फ्रेंड हो सकता है या फिर किसको अपॉइंट किया जा सकता है एज ए गार्जियन फॉर द सूट? सो एनी पर्सन जो साउंड माइंड का है, जिसने मेजोरिटी को अटेन कर लिया है, दैट मे एक्ट एज द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर और एज हिज गार्जियन फॉर द सूट। So any person who is of sound mind and who has attained majority, वो act कर सकता है as a next friend of the minor or his guardian for the suit. So where a minor has a guardian appointed or declared by a competent authority, अगर कोई minor guardian है, appoint किया गया, declare किया गया competent authority, कोई भी person, no person other than such guardian shall act as the next friend of the minor. कोई भी person other than such guardian, वो next friend as a minor जो है अपॉइंट अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स कि ये माइनर के वेलफेयर में है, दैट अनदर पर्सन इज परमिटेड टू बी अपॉइंटेड। अगर किसी को अपॉइंट करना है तो हमेशा कंसेंट जो है वो राइटिंग में लेना होगा, ठीक है। अगर किसी को नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन अपॉइंट करना है, हमेशा जो कंसेंट है वो राइटिंग में हो। फर्दर इज रूल 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेज दैट कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन जो है बिना कोर्ट की परमिशन के वो किसी एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज में एंटर नहीं कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर, ठीक है। तो नो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, दैट मीन्स विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग्स, एंटर्ड इनटू एनी एग्रीमेंट or compromise on behalf of the minor with respect to the reference to the suit in which he acts as the next friend or guardian. Any such agreement or compromise, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज में वो बिना कोर्ट की परमिशन के एंटर कर जाता है, then that shall be voidable. तो वो क्या होगा, वो voidable होगा अगेंस्ट ऑल द पार्टीज अदर देन द माइनर, सारी पार्टीज के अगेंस्ट वो voidable होगा अदर देन द माइनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक नेक्स्ट फ्रेंड कैसे रिटायरमेंट हो सकता है या उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, वो हमें रूल 8 एंड रूल 9 में दिया हुआ। नेक्स्ट फ्रेंड रिटायर नहीं होगा, अगर उसको रिटायर होना है तो अपनी जगह पे कोई फिट पर्सन को प्रिक्योर करके जाएगा, ठीक है। सो अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, आवर नेक्स्ट फ्रेंड शैल नॉट रिटायर विदाउट फर्स्ट प्रिक्योरिंग अ फिट पर्सन टू बी पुट इन हिज प्लेस एंड गिविंग सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। एक नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव कैसे किया जा सकता है, अगर जो इंटरेस्ट है नेक्स्ट फ्रेंड का वो एडवर्स है माइनर के फेवर में होना चाहिए, अगर एडवर्स है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। अगर वो माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है या अपनी ड्यूटी नहीं प्रॉपरली कर रहा है, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट वो इंडिया में उसने रिजाइड करना बंद कर दिया, या और किसी रीजन की वजह से अगर कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ये नेक्स्ट फ्रेंड जो है इसका इंटरेस्ट माइनर के फेवर में नहीं है, दैट इज एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर, देन दैट नेक्स्ट फ्रेंड कैन बी रिमूव, तो उसको जो है रिमूव किया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर रिटायरमेंट हो जाती है नेक्स्ट फ्रेंड की, या रिमूवल हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दैट इज डेल्ट अंडर रूल 10। ये कहता है कि अगर रिटायरमेंट हो जाती है, रिमूवल हो जाता है या डेथ हो जाती है नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर की, तो फर्दर प्रोसीडिंग्स को स्टे किया जाएगा। The further proceedings shall be stayed until the appointment of a next friend in that place. जब तक कि और next friend जो है वो appoint नहीं हो जाता है। So where the pleader of such minor omits, अगर pleader omit कर देता है within the reasonable time कोई step लेने से to get a new next friend, any person interested in the minor वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है उसके अपॉइंटमेंट के लिए, एंड कोर्ट जो है अपॉइंट कर सकता है ऐसे पर्सन को अगर कोर्ट को सही लगता है। तो अगर गार्जियन फॉर द सूट डिजायर करता है कि रिटायर करना है या फिर वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है और कोई सफिशिएंट ग्राउंड होता है, तो कोर्ट परमिट कर सकती है ऐसे गार्जियन को रिटायरमेंट के लिए, उसको रिमूव कर सकते हैं। कोर्ट कैन मेक न ऑर्डर की कॉस्ट पे करने के लिए द कोर्ट कैन आस्क। अगर गार्जियन किसी सूट में रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है या रिमूवल कर देती है कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, तो एक नए गार्जियन को अपॉइंट किया जाएगा उसकी प्लेस में। Now what is the procedure that is to be followed अगर एक माइनर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है? तो एक माइनर अगर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है वो इलेक्ट कर सकता है कि क्या वो इस एप्लीकेशन के साथ प्रोसीड करना चाहता है या नहीं। अगर वो ये डिसीजन ले लेता है, इलेक्ट कर लेता है दैट ही वांट टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन, तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है फॉर एन ऑर्डर डिस्चार्जिंग द नेक्स्ट फ्रेंड को डिस्चार्ज करते हुए, एंड फॉर लीव टू प्रोसीड ऑन हिज ओन नेम, कि वो अपने खुद के नेम पे जो है इसके साथ प्रोसीड करना चाहता है।
फर्दर दिस सेज दैट अगर वो इलेक्ट करता है कि वो सूट को अबंडन कर देगा या एप्लीकेशन को, अगर तो वो सोल प्लेंटिफ है या सोल एप्लीकेंट है, कोर्ट में अप्लाई कर सकता है सूट के डिसमिसल के लिए, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑन रीपेमेंट ऑफ द कॉस्ट। एंड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है इस रूल में, वो एक्स पार्टी कोर्ट प्रोसीड कर सकती है, बट नो ऑर्डर डिस्चार्जिंग अ नेक्स्ट फ्रेंड एंड परमिटिंग अ माइनर प्लेंटिफ टू प्रोसीड इन हिज ओन नेम शैल बी मेड विदाउट नोटिस टू द नेक्स्ट फ्रेंड। अगर ऐसा करना है तो कोर्ट विल गिव नोटिस टू द नेक्स्ट फ्रेंड को, जो है कोर्ट नोटिस प्रोवाइड करेगा। फर्दर अगर कोई माइनर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, अगर वो सोल प्लेंटिफ है, वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि इसको डिसमिस किया जाए इस ग्राउंड के ऊपर कि ये जो सूट है दिस वाज अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर, कि ये अनरीजनेबल है, इम्प्रॉपर है। सो दीज आर द ग्राउंड्स दैट अ माइनर, दीज आर द थिंग्स दैट अ माइनर कैन इलेक्ट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, अटेन करने के ऊपर जो वो इलेक्ट कर सकता है। So this is your order 32, that is very very important. Next is that is important order that we are going to discuss is your order 33, that is suits by indigent person। इसका full procedure पे question आ सकता है या फिर proper suits का procedure, ठीक है, proper proceedings का। So अगर किसी indigent person ने, indigent, who is an indigent person, that is defined in rule 1। ये कहता है कि इंडिजेंट पर्सन वो पर्सन होता है, ठीक है, जिसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है कि वो कोर्ट फी को पे कर सके। वी नो दैट अगर कोई नॉर्मल सूट है, कोई प्लेंटिफ इंस्टीट्यूट करता है, तो उसको कोर्ट फी पे करनी होती है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट फी एक्ट। अगर इंडिजेंट पर्सन इज दैट पर्सन हु इज नॉट पोजेस्ड ऑफ सफिशिएंट मींस to enable him to pay the fee that is prescribed by law for the plaintiff in such suit, so that is an indigent person। further this says that अगर कोई फी प्रिस्क्राइब नहीं की गई है तो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है जिसकी वैल्यू 1000 रुपीज हो, तो हम उस पर्सन को जो है इंडिजेंट पर्सन में लेके जाएंगे। नाउ इंडिजेंट पर्सन के लिए अगर किसी पर्सन ने अप्लाई करना है कि मैं फी नहीं पे कर सकता, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा। उस एप्लीकेशन में क्या चीजें लिखी जाएंगी वो हमें रूल 2 बताता है। This says that every application for permission to sue as an indigent person, उसमें particulars लिखे जाएंगे required in regard to the plaintiffs in the suit। एक शेड्यूल होगा किसी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एप्लीकेंट को बिलोंग करती है, with the estimated value, जिसमें एक estimated value होगी, and it shall be signed and verified in the manner that is prescribed for the signing and verification of the plaintiff। जिस पे साइन होंगी, वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। सो कोई भी एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, उसमें क्या लिखा जाएगा, पर्टिकुलर लिखे जाएंगे, शेड्यूल लिखा जाएगा, सो दैट कि कोर्ट को पता चल सके कि इसके पास कितनी वैल्यू है, कितनी की क्या ये इंडिजेंट पर्सन है भी या नहीं। एंड उस एप्लीकेशन को कौन प्रेजेंट करेगा, दैट इज डेल्ट अंडर योर रूल 3। ये कहता है कि ऐसी एप्लीकेशन को जो है कोर्ट में एप्लीकेंट खुद प्रेजेंट करेगा, अनलेस कि उस कोर्ट उसको एग्जाम्शन प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्शन प्रोवाइड किया, ऐसे केस में जो है एप्लीकेशन को प्रेजेंट कर सकता है ऑथराइज्ड एजेंट, तो उसके बिहाफ पे सारे मटेरियल क्वेश्चंस को आंसर कर सके। अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं तो ये सफिशिएंट है अगर एप्लीकेशन एक प्लेंटिफ जो है प्रेजेंट करते। फर्दर दिस सेज अगर एप्लीकेशन प्रॉपर फॉर्म में है एंड ड्यूली प्रेजेंट की गई है, तो कोर्ट को अगर सही लगता है, कोर्ट एग्जामिन करेगा एप्लीकेंट को या एजेंट को कि इस को अलाउ किया जाना चाहिए या फिर नहीं, कि वेदर दिस एप्लीकेशन शुड बी अलाउड और नॉट। कोर्ट जो है एप्लीकेशन जब प्रेजेंट कर देता है एप्लीकेंट, उसके बाद इंक्वायरी होगी। एवरी इंक्वायरी इनटू द क्वेश्चन वेदर और नॉट एन इंडिजेंट पर्सन शैल बी मेड बाय द चीफ। कौन करेगा वो इंक्वायरी, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर करेगा कोर्ट का, अनलेस अदरवाइज कोर्ट डायरेक्ट्स एंड द कोर्ट में अडॉप्ट द रिपोर्ट। कोर्ट ऐसे ऑफिसर की रिपोर्ट लेगा अपनी फाइंडिंग पे या फिर इंक्वायरी करेगा इनटू द क्वेश्चन। अगर कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है, ठीक है, इफ द कोर्ट वांट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, तो कौन से ग्राउंड्स के ऊपर एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, दैट इज डेल्ट अंडर योर रूल। तो कोर्ट शेल रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन अगर उसको फ्रेम नहीं किया गया है एंड प्रेजेंट नहीं किया गया है इन द मैनर दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 2 and 3, और यहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो इंडिजेंट पर्सन नहीं है, या फिर उसने 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, एप्लीकेशन को प्रेजेंट करने से उसने डिस्पोज ऑफ कर दी है कोई प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली या इन ऑर्डर टू, या फिर अगर उसके जो एलिगेशंस हैं वो शो नहीं करते हैं कॉज ऑफ एक्शन को, या फिर अगर वो एंटर कर गया किसी एग्रीमेंट में विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रपोज सूट, ठीक है, या फिर जो एलिगेशन है दैट इज मेड बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन वो ये शो कर रहा है कि सूट जो है दैट वुड बी बार्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर
he has entered into an agreement with him to finance the litigations that is the, तो ऐसे केसेस में जो है कोर्ट एक इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। बट अगर कोर्ट को लगता है कि कोई रीजन नहीं है एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का, तो कोर्ट एक डे को फिक्स कर देगा ऐसे एविडेंस को लेने के लिए एप्लीकेंट के इन प्रूफ ऑफ हिज इंडिजेंसी। व्हाट इज द प्रोसीजर एट हियरिंग दैट इज गिवन अंडर रूल 7। उस डे को जिसको फिक्स किया जाता है, कोर्ट को जो भी कन्वीनियंट लगता है, कोर्ट विल एग्जामिन द विटनेसेस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ईदर पार्टी एंड कोर्ट एग्जामिन करेगा एप्लीकेंट को या फिर उसके एजेंट को। अगर एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है, उसको नंबर दिया जाएगा, रजिस्टर दिया जाएगा जैसे कि, एंड सूट प्रोसीड होगा अदर रिस्पेक्ट में, जैसे कि एक सूट ऑर्डिनरी मैनर में जो है वो प्रोसीड होता है। तो वंस ऐसा नहीं है कि एक और एप्लीकेशन अलाउ कर दी, रूल 9 डील्स विद डिस्पॉपरिंग। ये कहता है कि तो कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंडेंट की एप्लीकेशन पे या गवर्नमेंट प्लीडर की एप्लीकेशन पे 7 डेज के अंडर क्लियर नोटिस दे सकता है राइटिंग में कि जो परमिशन दी गई है प्लेंटिफ को कि टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, कि उसको विड्रॉ कर लिया गया है अगर वो गिल्टी है किसी वेक्सेशियस या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए। अगर ये अपीयर होता है कि जो इसके मीन्स हैं, ठीक है, उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, या फिर उसने किसी एग्रीमेंट पे एंटर कर लिया किसी के साथ विद एनी अदर पर्सन हैज ऑब्टेन्ड एन इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट मैटर, देन दिस पॉपरिंग कैन बी डन अंडर योर रूल 9। तो कोर्ट असाइन करेगा एक प्लीडर को सो दैट ही कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द कोर्ट वेयर अ पर्सन हु इज परमिटेड टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। अगर उसको कोई प्लीडर नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोर्ट अगर सर्कमस्टांसेस रिक्वायर करते हैं, कोर्ट विल असाइन हिम अ प्लीडर। कॉस्ट कौन पे करेगा अगर इंडिजेंट पर्सन सक्सीड कर जाता है? सी, अगर कोई पर्सन इंडिजेंट है तो कोर्ट कहता है कि आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि उसको फी नहीं पे करनी पड़ेगी, दैट इज मियरली पोस्टपोन्ड अंडर दिस। तो दिस सेज अगर प्लेंटिफ सूट में सक्सीड कर जाता है तो कोर्ट कैलकुलेट करेगा द अमाउंट ऑफ कोर्ट फी को which would have been paid by the plaintiff if he had not been permitted to sue as an indigent person। ठीक है, जो प्लेंटिफ पे करता अगर कोर्ट उसको परमिट नहीं करता टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, ऐसा अमाउंट रिकवर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट पार्टी से, एंड दैट शेल बी अ फर्स्ट चार्ज ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। एंड वो फर्स्ट चार्ज होगा, सबसे पहले वही पे होगा ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। अगर इंडिजेंट पर्सन फेल कर जाता है, ठीक है, परमिशन या फिर परमिशन जो ग्रांट की गई है वो विड्रॉ कर लेती है कोर्ट, या सूट विड्रॉ हो जाता है या डिसमिस हो जाता है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है प्लेंटिफ को और एनी पर्सन जिसको को प्लेंटिफ ऐड किया गया कोर्ट फी को पे करे विच वुड हैव बीन पेड बाय द प्लेंटिफ अगर कोर्ट उसको परमिट ना करती टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। फर्दर रूल 15 अंडर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेज दैट अगर एक बार एप्लीकेशन लगा दी किसी पर्सन ने टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन एंड कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, देन दैट इज अ बार ऑन द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन। वो दोबारा से एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकता है टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, बट येस ही कैन फाइल एंड सूट इन द ऑर्डिनरी मैनर में वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है कोर्ट फी को पे करके। तो ये कहता है ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू अलाउ एन एप्लीकेंट to sue as an indigent person shall be a bar to any subsequent application of the like nature by him, but the applicant shall be at liberty to institute a suit in the ordinary manner in respect of such right। ठीक है, बट वो जो है एप्लीकेंट वो लिबर्टी पे है, वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है ऑर्डिनरी मैनर में इन रिस्पेक्ट ऑफ सच राइट। फर्दर दिस सेज दैट जो कॉस्ट है एप्लीकेशन की फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन या इंक्वायरी शेल बी कॉस्ट इन द सूट। Further is power of the government to provide free legal services to indigent person। This says that central या state government के पास में वो supplementary provisions बना सकती हैं जो भी उनको सही लगता है for providing free legal services to those जिनको permit नहीं किया जिनको permit किया गया है to sue as an indigent person। तो हाई कोर्ट जो है with the previous approval of the state government that can make the rules for carrying out the supplementary provisions by the central or state government for providing free legal services to indigent persons। So this is the procedure that is given under your order 33, order 32 and order 33। This is very very important order। So in our next lecture learners will discuss some more important orders regarding your mains exam। So there are certain orders in CPC जो कि आपके full important है जिसको आप लीव नहीं कर सकते whether it's your mains exam। ठीक है, बाकी आपके कुछ ऑर्डर्स ऐसे जिसमें कुछ कुछ प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड बिफोर आई एंड दिस लेक्चर लर्नर्स, this is a good news for you, that is you have unlimited pass at just आप access कर सकते हो classes को, paid lectures को अनअकैडमी के at just ₹49. ठीक है, for 7 days to grab this opportunity. Don't miss this opportunity as you have access to everything. ठीक है, जो आपकी स्टूडेंट्स इतनी फी पे करके आप एक्सेस मिलता है वो आपको फ्री में, ऑलमोस्ट आपको फ्री में, दैट इज ₹49 में आपको 7 days के लिए मिल रहा है. बाय यूजिंग दिस कोड आप उसको जो है एक्सेस कर सकते हो. Thank you so much, learners. I'm just ending the session here.